डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं? मैं आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। जब रोजगार कम होंगे और बोला जाएगा पकौड़ा बेचो, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही पकौड़े बेचेंगे। गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना एंटी इंडिया नहीं होता, बट देन व्हाट अबाउट दिस? And I make it very apparent here, I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. और दिसंबर 2019 के बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी आए तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग जहां रोड ब्लॉक करके महीनों तक प्रोटेस्ट चले, वहां नाम आया उमर खालिद, शार्जिल इमाम और कई औरों का। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने शार्जिल को मेंटोर किया। शार्जिल ने व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्पीचेस के थ्रू लोगों को मोबिलाइज किया और शाहीन बाग जैसे रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में करने के लिए उकसाया। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट करें। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। ये सही नहीं था। जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस शार्जिल को कस्टडी में ले लेती है, लेकिन लोगों में सिटीजनशिप एक्ट और एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट जारी रहते हैं। और फिर आता है फरवरी 2020 जब दिल्ली में राइट्स होते हैं और 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालांकि शार्जिल राइट्स के टाइम पे जेल में ही था, लेकिन राइट्स का असली बीज शार्जिल के दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 की स्पीचेस और व्हाट्सएप के भड़काऊ मैसेज में ही था। उमर खालिद का वर्जन अलग है। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया, उन पे एफआईआर की दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है। जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था। राइट्स के कुछ महीनों बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उमर खालिद कहता रहा कि राइट्स के टाइम पे वो दिल्ली में ही नहीं था और उसके पास कोई वेपन भी रिकवर नहीं हुआ। ये केस पिछले 5 साल से लोअर कोर्ट में ही चल रहा है और अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। इन लोगों की बेल रिजेक्ट होती गई और फाइनली इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बेल रिजेक्ट कर दी। 5 और एक्यूज भी थे, उनको तो बेल मिल गई, पर उमर खालिद और शार्जिल इमाम को नहीं। कोर्ट ने कहा एंटी टेररिज्म की स्ट्रिक्ट लॉज में ऊपर से देखने में ये केस बिल्कुल बनता है और ये दोनों प्रोटेस्ट के मेन एक्यूज हैं। दोनों पक्षों की वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है और कुछ कि वो एंटी नेशनल। सच क्या है मैं और आप नहीं जानते, वो डिसाइड करेगी कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।